चलो एक दो थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूँ क्या क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा। तो पहले तो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, याद आ रहा है क्या? पढ़ा है ना? क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला बताओ। nth ऑर्बिट के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। हाइड्रोजन रहेगा तो जेड वन रहेगा, है ना। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम में था। और इसी का एक और फॉर्मूला भी है, वो क्या है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। बट इसका यूनिट क्या है? हाँ, उसको मैंने बोला था 53 भी ले सकते हो, है ना। ओके, सेकंड हमने पढ़ा और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। बोलो क्या फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का? 2.18 इंटू -18 इंटू, आगे बोलो, जेड स्क्वायर अपॉन, और इसका यूनिट जूल होता है। करेक्ट। अच्छा, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला बताया था क्या आपको एनर्जी में? क्या एक ही फॉर्मूला बताया था? यही बताया था? और कोई बताया था फॉर्मूला एनर्जी का? नहीं, वेलोसिटी तो बताया था। एनर्जी में और एक फॉर्मूला बताया था क्या? नहीं ना, यही बताया था ना। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को पढ़ाना है इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मूला बताया। तीसरा कौन सा बताया मैंने आपको? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ, तो v इज इक्वल टू क्या था? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। यहाँ पे यूनिट है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। ये फॉर्मूले को मैं आज और थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। ये था एनर्जी ऑफ, इसका फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो, मैं आपको है ना एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकालने का एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का ये आज अपने को काम आएगा। फॉर्मूला यही है, जस्ट है ना कन्वर्जन है उसके अंदर, कन्वर्जन को ध्यान में रखना है। देखो इस वैल्यू को मैंने कुछ तो नाम दिया था, याद आ रहा है क्या? लास्ट टाइम नहीं याद आ रहा है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट कुछ याद आ रहा है? देखो अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अपन लास्ट टाइम है ना ऐसा कुछ लिख रहे थे, देखो आर, है ना। तो बेटा आर एच के ना दो वैल्यूज होते हैं। पहला जो है ना, एक तो आपने जो लिखा है 109677 पर सेंटीमीटर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है, साइंटिस्ट एक, ठीक है। और एक वैल्यू है आर एच का, वो वैल्यू क्या है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। दोनों ही वैल्यू किसके हैं? दोनों ही वैल्यू किसके हैं? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं अभी उसको ध्यान में रखो। अपन ने जो एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखा था ये जूल में लिखा था, ठीक है। एनर्जी को एक और यूनिट में भी कैलकुलेट किया जाता है और उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा लिखते हैं इसको, ई
V, electron volt, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to -19 जूल होता है। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपको सीईटी के एग्जाम में यूज हो सकती है। अब मुझे बताओ, मेरा जो यूनिट है यहाँ पे वो तो जूल में, तो मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? जूल को कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब इसको ध्यान से समझना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 से। लेकिन हमको तो उल्टा करना है, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में नहीं, हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है। तो बताओ, अगर मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? बोलो जल्दी। अगर मुझे जूल वाले यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब जो वैल्यू है ना मेरा, ये इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। जब मैं ऐसा करूंगा इसके साथ तो मुझे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक में ये यूज होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही तुमको वो सिखा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे बोलो? अभी मैंने बोला ना किससे डिवाइड करना है। 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। चलो मेरे को बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन? बहुत इजी है, जल्दी कर लो। डिवाइड करो, 2.18 को डिवाइड करो 1.6 से, और ऊपर देखो -18 है, नीचे -19 है, तो -18 से -18 आपका कैंसिल हो जाएगा ना? तो -1 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे डिवाइड करने के बाद। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा मैंने बोला, -18 गया तो इधर कितना बचा? -1। -1 ऊपर जाके 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना? तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 21.8 हो गया, डिवाइड बाय 1.6। व्हाट इज द आंसर? माइनस कितना? क्या ये आंसर आ रहा है? 13.6 आ रहा है। सो इट इज -13 पॉइंट, अपन 6 पे रोक देंगे, अपने सारे फॉर्मूले इतना ही लिखते हैं हम लोग। माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 13.6 इंटू, बाकी का सब सेम रहेगा, z² बाय n², बट इधर यूनिट क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जो फॉर्मूला आप लास्ट लेक्चर में लिख रहे थे वो जूल के टर्म्स में था। किसके टर्म्स में? तो आप इसको क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सीईटी के पेपर में क्या होता है, कभी कभी ना एनर्जी जूल में पूछी जाती है और कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर जूल में आपको एनर्जी निकालने बोलेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा लगेगा? जो मैंने पहले लिखा था, जो आपने भी लिखा हुआ है, -2.18 इंटू 10 रेज टू -18 z² बाय n² जूल। लेकिन अगर आपको सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो
तो अब क्या बार बार ऐसा डिवाइड करते बैठोगे क्या एग्जाम में? नहीं ना, तो ये नंबर याद रखो, क्या आएगा नंबर? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जो फॉर्मूला जूल के टर्म्स में है ना, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिख दिया। समझ में आ गया? सो हमारे चैप्टर में दोनों तरीके से एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो इसको भी हाईलाइट कर लो, और अब इसके बाद ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि बार बार हमको कन्वर्जन नहीं करना है। एक बार कर लिया, आप समझ में आ गया कि एनर्जी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा? ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। जैसे ये भी क्या था? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट था? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है वो। समझा ना फॉर्मूला? तो मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला जो है उसको कन्वर्ट करना सिखाया है, बाकी किसी को आपको कन्वर्ट नहीं करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर कैसे कर सकते हैं, वो पूरा सिखा दिया। ये आज के टॉपिक में जरूरत है, इसलिए आज से शुरू किया मैंने, लास्ट टाइम आपको नहीं बताया था मैंने। देन वो लिखे। अब जो थोड़ा और एक फॉर्मूला लास्ट टाइम पढ़ा था वो भी मैं बता देता हूं। हम लोग लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पढ़ रहे थे ना एमिशन स्पेक्ट्रम में, याद है? एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर? एमिशन स्पेक्ट्रम, अरे बोलो। एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है या लोअर से हायर में जाता है? हायर से लोअर में आता है, बराबर है। तो हायर से लोअर में आएगा तभी तो एमिशन होगा ना। तो उसी का तो हम लोग लास्ट टाइम पे फॉर्मूला निकाले। कौन सा फॉर्मूला निकाले हमने? हमने निकाला ये वाला फॉर्मूला। मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ अभी, अभी स्टार्ट करूंगा मैं। इज इक्वल टू 1/λ विच इज इक्वल टू क्या था इधर पे? आर एच, हाँ वो रेडबर्ग कांस्टेंट ही है ना, आर एच। ब्रैकेट में मैंने लिखा था 1/n(f²) माइनस 1/n(i²). याद आ रहा है? ये लिखा था कि नहीं हमने? हाँ, फिर मैंने आपको ये रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके बताया। रेडबर्ग कांस्टेंट डेल्टा ई अपॉन एच सी, वो पूरा कैलकुलेट करके क्या आंसर आया? क्या आंसर आया था? अभी पीछे तो लिखा था मैंने वो आंसर, हाँ 109677। इसका यूनिट क्या था? पर सेंटीमीटर। और ब्रैकेट में 1/n(f²) माइनस 1/n(i²), बराबर है। यहीं तक हमने शायद किया था लास्ट टाइम, इधर पे खत्म किया था ना। हाँ, तो ये भी आपका रेडबर्ग कांस्टेंट ही है ना, पीछे लिखा था मैंने। अच्छा, अब इसके आगे सब लोग ध्यान देंगे। अब आज का टॉपिक पूरा इसी से रिलेटेड है, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है और इसको कैसे यूज करना है, दोनों सीखेंगे, ठीक है। और मैं अभी बोल देता हूं, ये एंट्रेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। बोर्स के मॉडल से लेके अब तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब एंट्रेंस ओरिएंटेड टॉपिक होता है, ज्यादातर एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से। अपने को क्या करना है इस फॉर्मूले के बाद, जो हम अब तक NF लिख रहे थे ना बेटा, NF फाइनल ऑर्बिट। फाइनल ऑर्बिट मतलब क्या? F मतलब फाइनल, फाइनल मतलब जिस ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन गिरने वाला है लास्ट में, कोई भी हो सकता है वो ऑर्बिट, उसको NF बोलेंगे। तो सारे बुक्स में क्या करते हैं, NF को कंसीडर करते हैं N1। क्या कंसीडर करते हैं? हाँ, इवन आप NCERT भी पढ़ोगे ना, तो उन्होंने NF को क्या लिया है? N1 लिया है। और जो आपका NI है उसको लिया है बेटा N2। अब इधर है ना, सुनने का काम करना अच्छे से, क्योंकि एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो सब अभी काम आएगी तुमको, इसलिए ध्यान से सुनो। N1 का मतलब वो ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में गिरने वाला है, और जो N2 लिखा हुआ है वो इनिशियल है। इनिशियल मतलब कहां से गिरेगा,
कौन से ऑर्बिट से गिरेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिट में, और वो गिरने वाला है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अब मुझे बताओ वहां पे N1 क्या हुआ, फाइनल स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट, फाइनल स्टेट इज फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में गिरने वाला है। इनिशियल कहां से गिरेगा, तो आपका N2 कितना हो गया, 4। समझा कि नहीं, N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो N1 जो होगा आपका वो फाइनल ऑर्बिट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिरने वाला है एमिशन के टाइम, है ना। तो जो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका इनिशियल हो गया, मतलब क्या, N2। समझा, और गिरेगा किधर, वो सेकेंड ऑर्बिट में, तो वो उसका फाइनल हो गया, मतलब N1। समझा लॉजिक, ठीक है। अब है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और वहां पे एमिशन होता है लाइट का, अब इसमें 5 डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों के कुछ रोल है। उन 5 का नाम है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, जिन्होंने क्या किया, इस चीज को स्टडी किया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो कौन से वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है। तो इसमें क्या हुआ, जो पहला साइंटिस्ट है लाइमन, लाइमन ने क्या स्टडी किया, लाइमन को यह देखना था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर ऑर्बिट से गिरता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से, अब वो हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, समझ लो इसको, कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब गिरेगा, तो लाइमन का फोकस था कि इलेक्ट्रॉन जब भी फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब भी फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो वो कौन से लाइट को एमिट करेगा, ये लाइमन ने स्टडी किया। ठीक है, फिर दूसरा साइंटिस्ट है बाल्मर, उसने क्या किया, उसने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से गिर के अगर सेकंड में गिरेगा, मतलब उसका फाइनल क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट, कहीं से भी गिरेगा लेकिन आके किधर रुकने वाला है, सेकंड में रुकने वाला है, फर्स्ट में नहीं जाने वाला। फर्स्ट वाला तो लाइमन पढ़ चुका था। तो इसने देखा कि कौन से लाइट वो एमिट करेगा जब वो किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पे जंप करेगा, सेकंड में, जैसे थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, इनफाइनाइट से सेकंड, सेकंड में गिरने वाला है। ये बाल्मर ने किया। तीसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है पास्चन। इसने कौन सी लाइट्स को स्टडी किया, इसने उन वेवलेंथ की लाइट को स्टडी किया जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से गिर के थर्ड में जंप करता है। समझा, सबने अपना अपना काम किया है, थर्ड में जंप करता है। फिर उसके बाद आया ब्रैकेट करके, उसने किसको स्टडी किया, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फोर्थ में आता है। और फिर आया पी फंड, इसने कौन सी लाइट्स को स्टडी किया, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ में गिरता है। समझा कि नहीं समझा, ओके। तो सबने अपना अपना जो है ना वो रिसर्च किया हुआ है। तो 5 लोगों का नाम हमारे बुक में भी है, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये है ना पेज नंबर, आपको मैं अब ये सब बनाने वाला हूँ ना, इसके लिए तुमको बता देता हूँ कि क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आज। ये देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आएगा, दिख रहा है, ये मैं अभी बनाने वाला हूँ, आपको ही बनाने का, ये काम का डायग्राम है। पेज नंबर 43 पे आपको दिखेगा, देखो इधर बेटा, ये क्या पता है, ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये एक्चुअली बता रहा है इलेक्ट्रॉन का फॉल फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर। तो ये लाइमन सीरीज में देखो आपको सारे एरो कहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। और अगर आप नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट का एरो देखोगे ना, उसके सारे एरोज है ना n=2 पे एंड हो रहे हैं। फिर तीसरे वाले का अगर आप देखोगे ना, उसके सारे जो एरोज है वो n=3 पे एंड हो रहे कि नहीं। हाँ, तो ये इनके अपने अपने जो है ना रिसर्च है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि वो समझेगा तो आगे फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कितने साइंटिस्ट थे टोटल, 5। तो जो लाइमन है, लाइमन, लाइमन सीरीज बोलते हैं इसको, लाइमन के सीरीज में फाइनल ऑर्बिट जो कि N1 है, वो कौन सा ऑर्बिट है,
फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब कि ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे n1 का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। एंड व्हाट अबाउट n2, व्हाट अबाउट n2, n2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और इनफाइनाइट, बिकॉज आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी ऑर्बिट से गिर सकता है, लेकिन गिरेगा कहाँ, फर्स्ट में। ये लाइमन सीरीज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला बाल्मर सीरीज, यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 2 आएगा। मतलब जो फाइनल ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फॉल होने वाला है, उसका फाइनल स्टेट वो सेकेंड ऑर्बिट है। अब इनिशियल स्टेट क्या हो सकता है, बोलो इनिशियल क्या क्या हो सकता है। हाँ 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट, करेक्ट। समझ में आ रहा है। फिर तीसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है पाश्चन। तो वहां से आया पाश्चन सीरीज, जहां पे बेटा n1 क्या होगा मालूम है, 3 होगा। मतलब जो फाइनल ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन फॉल होने वाला है वो थर्ड ऑर्बिट है। अब इनिशियल वाला कौन सा होगा बोलो। मतलब n2 क्या क्या हो सकता है इधर, 4 5 6 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। उसके बाद आया फोर्थ वाला साइंटिस्ट, उसका नाम था ब्रैकेट। तो इसको बोला गया ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में n1 का वैल्यू 4 है और n2 का वैल्यू है 5 6 7 और इनफाइनाइट। उसके बाद पांचवा आया पी फंड सीरीज, और इसमें n1 कितना है, 5 है, और n2 क्या है, 6 7 8 एंड ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आया। अब आगे के पॉइंट पे ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। अगला पॉइंट इसमें यह रहा कि इन्होंने जिन भी लाइट्स को स्टडी किया उनका नाम क्या है ना। तो लाइमन सीरीज में लाइमन ने जिन वेवलेंथ की लाइट को नोटिस किया वो सब की सब यूवी लाइट्स थी, समझा। मतलब उसको पता चला जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट करता है वो कौन सी लाइट है, यूवी लाइट। समझा, उसको यूवी लाइट पता चल गई। उसके बाद बाल्मर ने जिन लाइट्स को स्टडी किया वो बेटा कौन सी लाइट थी, विजिबल में कौन आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। मतलब बाल्मर सीरीज ज्यादा फेमस है एक्चुअली क्योंकि उसने विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देख लिया। तो उसको पता चला जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड में जंप करेगा ना तो तब वो कौन सी लाइट को एमिट करेगा, विजिबल लाइट को एमिट करेगा। अब इसमें से लाइट का कलर कोई भी हो सकता है बट वो विजिबल लाइट होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो तीन है ना, इन तीनों ने जिन लाइट्स को स्टडी किया है उनको बोलते हैं अपन आई आर। आई आर पता है, मैंने वो टेबल में बताया था। आई आर मतलब कौन सा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, आई आर मतलब इंफ्रारेड। अब सुनो, इंफ्रारेड और यूवी ये दोनों ही इनविजिबल है, ये विजिबल लाइट्स में नहीं आती। विजिबल में तो वो बाल्मर सीरीज आता है, ठीक है। तो अब इससे पता क्या चलता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट कौन से सीरीज में प्रेजेंट है। और मैं आपको बता दूं ज्यादातर एग्जाम में ना स्टार्टिंग की 3 सीरीज पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लाइमन सीरीज पे, बाल्मर सीरीज पे और पाश्चन सीरीज पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उसमें से भी ना बाल्मर सीरीज पे ज्यादा आएगा क्योंकि वो विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट्स वहां पे नजर आती है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया क्या, अरे समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं। अब है ना इससे रिलेटेड हमको डायग्राम बनाना है, बट पहले तुम इतना लिख लो फिर मैं तुम्हारे को डायग्राम बताता हूँ। जल्दी लिखो फटाफट।
और ये सीरीज के बाद हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, और अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा पता है? नू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर। एनएफ के जगह क्या लिखेंगे अब? यस, तो यहाँ पे आएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, बस इतना मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बहुत लेक्चर मिस हो गए। पंखा बंद करो क्या यार, तू यार कर रहा है। हम्म? अच्छा, नहीं देना। एक लेक्चर कहाँ गया? एक ही मिस हुआ। हाँ, एक अटेंड किया है। ठीक है, फिर मत देना। हाँ, 15 मार्क्स का है। हाँ, मैंने क्वेश्चंस बोले थे ना कौन से पढ़ने, बोर्स एटॉमिक मॉडल तक। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले का लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ाया था ना वो। और दूसरा चीज़ ये है कि आज जो भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस पे मैंने डीपीपी ऑलरेडी शेयर कर दिया है ऐप के ऊपर। तो ये ट्यूसडे के दिन मुझे सबमिट करना। आज थर्सडे है ना? हाँ, तो तुम्हारे को 4-5 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अराउंड कितने 20-25 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। तो आज जो भी पढ़ाऊँगा और लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया है सब उसके ऊपर क्वेश्चन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अभी सबको करना है क्योंकि जो जो लेक्चर अटेंड किया है वो लोग कर सकते हैं वो क्वेश्चन। ओके, तो मुझे ट्यूसडे को दिखाना वो। नेक्स्ट वीक में मोस्टली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक 2 से 3 लेक्चर और लगेगा मेरे को। हाँ हाँ, मिलेगा ना, दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे? रिवीजन को देता हूँ 10 मिनट्स। हो गया? क्या हो गया मैडम? क्या हुआ? हाँ, नींद आ रहा है? तकिया वकिया लाऊं, चादर वादर? इधर बेंच खाली है। अब तेरा तबीयत कैसा है? बिगड़ते रहता है तेरा तबीयत। क्या हो गया था? टाइफाइड? साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो सब तुमको धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा। एक तो इतना बड़ा कंबल ओढ़ा है, ऊपर से बोल रहा है पंखा भी बंद करो। बंद करने का पंखा बंद कर दूं? मेरे को क्या है, अपने को टाइम भी मैनेज करना है, पढ़ाई भी करना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। है ना? 1-2 लेक्चर मिस होता है ना, तो जो फिर नुकसान होता है हमारा कि लिंक ब्रेक हो जाता है, तो लिंक नहीं मिलता। अभी जिसको प्रीवियस लेक्चर का मालूम है वो आज सब समझ जाएगा, अब जिसको प्रीवियस लेक्चर नहीं मालूम उसको आज कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है। तो बाउंसर जाएगा बहुत सारी चीज़। ठीक है, हो गया लिख के? हाँ, अब ध्यान देना, अब वो डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो डायग्राम हम लोग अभी बनाने वाले हैं ना, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक 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 ट्रांजिशन इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो जरा ध्यान से बनाना, जैसा मैं बना रहा हूं उधर
शायद तुमको नहीं समझ में आएगा, बट इधर पे सब समझ में आएगा जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड में काफी गैप रखा है ना। हाँ, वो खाली ऐसा मन मर्जी का नहीं किया है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो जैसा मैं बना रहा हूँ, आप देखो इसमें गैप कम होता जा रहा है, देख रहे हो आप? इसके और इसके बीच में सबसे ज्यादा गैप है। फिर गैप छोटा हो गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये छोटा होता जा रहा है। उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो इसलिए आराम से बनाओ, जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखो। सेवन के इनफाइनाइट लिख दिया क्योंकि जगह नहीं है, इनफाइनाइट ऑर्बिट तक जाएगा वो। फर्स्ट वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, याद है क्या? लास्ट टाइम ही सिखाया था, क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, करेक्ट, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है।
ये सब ऑर्बिट की एनर्जी है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आया। पी फंड के बाद वैसे एक और सीरीज भी होता है, बट वो बुक्स में देते नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं ड्रॉ किया है। हो गया। हम्म। अब देखो सब लोग ध्यान दो, सारे एरोज को आपस से देखो। लाइमन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो वो फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से जंप करके भी फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से जंप करके भी फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में। तो लाइमन ने उन सारे वेवलेंथ की लाइट को स्टडी किया है जो किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप होके फाइनली कहाँ पे रुकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो इन सीरीज को जब उसने स्टडी किया तो उसके नाम से वो सीरीज बन गई। अब इन लाइट के बारे में जब स्टडी किया तो पता चला वो सारी यूवी लाइट्स होती है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला बाल्मर, इसने क्या किया, इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है, फोर्थ से भी सेकंड में जंप कर रहा है, फिफ्थ से सेकंड में। तो किसी भी हायर ऑर्बिट्स में से नीचे गिरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन का फाइनल ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है तो वो बाल्मर सीरीज है, और वो सारी वेवलेंथ जो वो एमिट करता है वो विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट्स का वेवलेंथ का रेंज मालूम है आप लोगों को, पढ़ाया है मैंने। वॉयलेट का वेवलेंथ कितना होता है, अपन ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, 400 नैनोमीटर। और रेड का, हाँ, तो 400 से 700 का रेंज है। मतलब आप जब भी ना बाल्मर सीरीज स्टडी करोगे और आप वेवलेंथ निकालोगे ना, आपको 400 से 700 के बीच का ही कोई वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया? ओके। फिर उसके बाद पास्चन में क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर ऑर्बिट से गिरता है थर्ड ऑर्बिट में, फाइनल ऑर्बिट उसका थर्ड है, थर्ड के नीचे नहीं जाता वो, तो वो पास्चन सीरीज है। और वहां पे कौन सी लाइट एमिट होती है, इंफ्रारेड, IR बोलते हैं। फिर ब्रैकेट सीरीज, इसने भी ऐसी वेवलेंथ की लाइट को स्टडी किया जो तब एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में गिरता है। फिर इसके बाद पी फंड ने भी ऐसी ही कुछ लाइट्स को स्टडी किया, लेकिन वो तब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप होके फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब फाइनल ऑर्बिट उसका फिफ्थ होता है। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कहीं से भी नीचे गिर के किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है।
ठीक है, तो अब जब भी वो किसी ऑर्बिट में गिरेगा देयर विल बी एमिशन, एमिशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होगी, और वो जो वेव्स है उनका वेवलेंथ स्टडी करने के लिए ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया गया था। ओके, अब है ना जो मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे कुछ वैल्यू नजर आ रही है आप सबको, दिख रही है? हाँ, ये वैल्यू कहाँ से आई बेटा, वो तुम्हारे को मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना इधर। ओके, क्योंकि अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे बताओ, आज मैंने तुम्हारे को एनर्जी का फॉर्मूला बताया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, यूनिट क्या था, है ना? हाँ, अब ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ये किसका है, किसका स्पेक्ट्रम है ये? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मतलब जेड का वैल्यू क्या होगा? हाँ बराबर, सो फॉर हाइड्रोजन एटम ये तो फिक्स हो गया कि जेड का वैल्यू 1 है। अब हम एन चेंज करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, फिर सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है, फिर थर्ड ऑर्बिट की, तो एन का वैल्यू चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको E1 की बात करता हूं। E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू जेड के जगह क्या डालेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर, एन भी कितना है 1, 1 का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या इसका आंसर -13.6 ही आ रहा है, यस और नो? क्या मैंने वही वैल्यू लिखा था इधर, देखो -13.6। उसके बाद नेक्स्ट E2 निकालेंगे, सेकेंड एनर्जी, सो -13.6 इंटू, ये तो 1 ही रहेगा ना, जेड को थोड़ी चेंज करेंगे, एन को चेंज करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से इसको डिवाइड करो, कैंसिल करो, तो आपको आंसर आएगा -3.4, यही आंसर आएगा, देख लो, 4 से इसको कैंसिल करोगे ना, -3.4 आंसर आएगा। ओके, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, एनर्जी बढ़ गई क्या कम हो गई? क्यों? वैल्यू बढ़ा क्या छोटा हो गया? वैल्यू बढ़ गया बेटा, क्योंकि ये माइनस में है, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। बोर के पोस्टुलेट का पॉइंट था कि ऑर्बिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी, तभी तो उसको क्या नाम दिया गया, ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। उसके बाद वाले की एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वर्ड आया ना एक्साइटेशन, पढ़ा है कि नहीं? एक्साइटेशन का मतलब क्या था, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है, हायर का मतलब उसकी एनर्जी हायर है, एनर्जी ज्यादा है, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा हो गई। ओके, इसके बाद हम लोग निकालते हैं E3, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या आएगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसे इसको डिवाइड करेंगे ना, ये आंसर आएगा -1.51। बताओ वैल्यू बढ़ गया क्या कम हो गया? और बढ़ गया, बढ़ गया। उसके बाद फोर्थ वाला -6 इंटू 1 का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 से डिवाइड करोगे ना तो 0.85 के आसपास आंसर आएगा। ओके, उसके बाद जब आप फिफ्थ की वैल्यू निकालोगे ना, ये 5 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना? हाँ,
अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये चीज बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या रिलीज करनी पड़ेगी? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर दो। जब इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से हायर में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा है। तो अगर मुझे हायर ऑर्बिट में रहना है तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बराबर है। अब मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो लास्ट टाइम हम एक फॉर्मूला लिख रहे थे, वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लिखा था ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, याद है? व्हाट इज डेल्टा ई? चेंज इन एनर्जी। तो अब मुझे बताओ E2 की एनर्जी कितनी है? हाँ, तो मैं लिखता हूं इधर -3.4, फिर माइनस, और इसका माइनस, ये E1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 13.6। मुझे डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा डिफरेंस आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10.2? इसका मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। समझा कि नहीं? उतनी एनर्जी उसको लगेगी, तभी वो सेकंड में जंप कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 10.2 का। सो नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। चलो अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वाले का डिफरेंस देखते हैं। अब हम करेंगे E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 क्या आएगा? माइनस 1.51 माइनस माइनस प्लस 3.4। बताओ जरा डिफरेंस। मेरे हिसाब से ये 1.89 आना चाहिए। वन पॉइंट एट नाइन आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ध्यान से सुनो, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने की एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, कम हो चुकी है ना? ये कितनी चाहिए थी इधर आपको? बहुत ज्यादा है। अभी कितनी चाहिए? फर्स्ट से सेकंड में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने की एनर्जी तो 1.89 है। तभी मैंने बोला था ना गैप छोटा होता जा रहा है। ये एनर्जी गैप क्यों छोटा हो रहा है पता है तुमको? अभी तुमने 10th में पढ़ा है ये, पर तुमको याद नहीं रहेगा। क्या? कौन? कौन? कौन सा वाला ऑर्बिट? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा सही बोल रहे हो, बोलो, सही सोचा है। वेरी गुड, तूने उल्टा बोल दिया, सही बोला, एकदम परफेक्ट आंसर है। देखो, सबसे न्यूक्लियस से सबसे क्लोजर फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, स्ट्रॉन्गर है। तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रॉन को अपना फर्स्ट ऑर्बिट छोड़ना है तो उसके लिए आसान नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियस ऑलरेडी अट्रैक्टेड है ना। अरे जा रहा है भेजे में, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर ये नहीं गया दिमाग में तो कुछ नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे क्लोजर होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को अपना फर्स्ट ऑर्बिट छोड़ के सेकंड में जाना है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो पहले तो उसको उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तब वो सेकंड में जा सकता है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। समझा?
पहले से सेकंड में जाना उसके लिए सबसे डिफिकल्ट है, इसीलिए इट रिक्वायर्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी है। लेकिन सेकंड से थर्ड में जाने के लिए उसको उतनी एनर्जी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि जब वो सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन को सेकंड से थर्ड में जाने के लिए एनर्जी कम लगेगी। अब इसके बाद वाले का भी डिफरेंस निकालते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा जरा देखते हैं, चलो। E4 माइनस E3, E4 कितना है प्लस ये कितना है, बताओ कितना डिफरेंस आएगा? 0.66 आएगा शायद। हाँ 0.66 आएगा। क्या ये और छोटा हो गया वैल्यू? मतलब इसका मतलब क्या है? थर्ड से फोर्थ में जंप करने के लिए और कम एनर्जी लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से थर्ड में गया वो न्यूक्लियस से और दूर हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा ना, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रांग नहीं, वीक होने लगता है। फोर्स जितना वीक होगा ना, इलेक्ट्रॉन को जंप करना उतना ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वे डिफिकल्ट नहीं होगा। क्या इतना इजी है यार, नहीं समझ रहे? इतना बेसिक है ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वीक हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना इजी है नीचे से ऊपर, क्योंकि कोई उसको खींच नहीं रहा है पीछे, समझा? फर्स्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस उसको खींच रहा है पीछे से, तुम पीछे से पकड़ के खींचेगा तो तुम्हारे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना आगे जाने। यस और नो? बराबर है कि नहीं? वही सीन है इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूक्लियस उसको खींचता है हमेशा, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, उतना उसके लिए डिफिकल्ट होगा एक्साइट करना, इसलिए ज्यादा एनर्जी लगती है। और जैसे जैसे वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाने लगता है ना, वो एनर्जी गैप कम होने लगता है। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने जो ये गैप कम करता गया क्यों किया, आप समझा? समझा कि नहीं? इधर एनर्जी गैप सबसे ज्यादा क्यों रखा था? क्योंकि इधर पे वैल्यू कितना चाहिए, 10.2, सो इट इज अ ह्यूज एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद देखो मैंने गैप कम कर दिया, फिर गैप और कम कर दिया, फिर और कम, ये कम होता ही जाएगा, कम ही होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और अगर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में है तो अब बताओ डेल्टा ई क्या है? चलो मैं साइड में लिखता हूं इसको, इसको है ना नोट में लिख लेना बेटा। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस अपन क्या करते हैं मालूम है, E1 कर देते हैं। E1 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसके बीच इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा आएगा, इनफाइनाइट और फर्स्ट ऑर्बिट का, है ना? तो मुझे बताओ अभी ये कैसे निकालेंगे अपन, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो पहले। आप E1 की एनर्जी निकाल चुके हो ना, कितनी है? तो पहले आपको E इंफिनिटी की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। चलो E इंफिनिटी की एनर्जी मैं निकाल के बताता हूं आपको। E इनफाइनाइट इज इक्वल टू -13.6 1 का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर। अरे यस और नो? इनके जगह इनफाइनाइट डाल दिया। अब मुझे बताओ व्हाट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट? 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ क्या होता है? व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? क्या होता है? इतना इजी है यार, ये तो बेसिक बच्चों का मैथ्स है, अभी क्या इसमें मैं नॉट डिफाइंड। बोलो। हाँ बोल रहा है, 1 अपॉन इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट है। क्यों 1 क्यों भाई?
1 क्यूब। मुझे बताओ, आपका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है आपका फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है ना? डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा ना, फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। ये स्कूल का मैथ्स है, अभी इसमें मैं और कुछ नहीं बोल सकता, बेसिक है। 1/2 का आंसर 0.5 होता है, बट 1/3 का आंसर 0.33 हो गया ना कम। 1/2 का आंसर 0.5, 1/3 कर दिया तो 1/4 कर दिया तो 0.25, 1/5 कर दिया तो 0.2। देखो वैल्यू कम होता जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपका नीचे का वैल्यू इतना बड़ा है कि दैट इज इनफाइनाइट, सो योर नंबर इज जीरो। जीरो आएगा, जीरो। 1/∞ इज जीरो, क्योंकि आपका नंबर कुछ ऐसा होगा 0.00000000 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि आपका नीचे का नंबर बहुत बड़ा है, ऊपर का नंबर आपका 1 है, सो द फ्रैक्शन विल बी जीरो। अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इसका मतलब ई इंफिनिटी का वैल्यू कितना है? जीरो। अब उधर माइनस क्या आएगा? जीरो है। अगर ई इंफिनिटी का वैल्यू जीरो है तो डालो भाई, जीरो माइनस, और ये माइनस मतलब प्लस 13.6, मतलब कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस आने वाला है तो ये है। हाँ वेरी गुड, अच्छा पकड़ा, इसमें पॉजिटिव हो गया जो आपका वैल्यू, बिकॉज ये सब नेगेटिव में जा रहे थे, है ना? नेगेटिव से ये बढ़ता जा रहा था ना। अब देखो ये इन्फिनिटी पे जब पहुंचता है तो यही वैल्यू है जो फर्स्ट स्टेट का भी है, सेम नंबर है ना, बट आंसर नेगेटिव के जगह पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में जंप करना है तो उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अगर वो इनफाइनाइट से वापस फर्स्ट में गिरता है तो उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। मैं वैल्यू तो सेम रहेगा, यस और नो? अब मेरे को अगर ये समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तो सेकंड से वापस में फर्स्ट में गिरने के लिए क्या करेगा? 10.2 एमिट करेगा, एमिट रिलीज, क्योंकि नीचे आने के टाइम एनर्जी रिलीज होती है और ऊपर जाते टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। समझ में आया? ओके, तो ये सब लिख लो। ये जो मैंने लिखा है ना, जरूरी नहीं तुम यही लिखो, तुम उसको अलग से भी लिख सकते हो। ये लिखा है, ये सब लिख लो, एनर्जी लेवल्स। देखो ये सब रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है, इसको समझना है। जितना मैं तुमको समझा रहा हूँ एकदम स्लो आराम से बच्चे लोग के जैसे समझा रहा हूँ एक एक चीज़, तो अच्छे से समझ लो। और ये कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर से हायर में तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, और अगर डिफरेंस निकालना है दो ऑर्बिट्स के बीच में तो उसका भी फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ओके, तो ये जो है ना, ये एंट्रेंस में पूछते हैं। तो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ
ये सब पढ़ाने के बाद कि जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला। फर्स्ट है, सेकेंड चैप्टर सीईटी में नहीं है। हाँ ये है सीईटी में। हो गया? ओके। चलो अभी ध्यान दो। अब है ना, तुम्हारे को एक न्यूमेरिकल दिया है, प्रॉब्लम नंबर 4.8 मिला। हाँ, उस न्यूमेरिकल को अभी हम सॉल्व करने वाले। ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल आपको सीईटी में भी आएंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड। फोटोन मतलब लाइट। फोटोन मतलब लाइट को फोटोन बोलते हैं। What is the wavelength of the photon emitted during the transition from the orbit of n equal to 5 to that of n equal to 2 in hydrogen atom। तो पहले आप मुझे ये बताओ, जब आपको उन्होंने n equal to 5 बोला, मतलब वो आपका n1 है क्या n2 है? इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में जंप कर रहा है, तो उसका जो फाइनल स्टेट है विच इज n1, वो उसका 2 है। क्या है? 2। और कहां से? तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से 2 में जंप करता है तो कौन सा सीरीज हुआ? कौन सा सीरीज हुआ? हाँ, अरे ये बाल्मर सीरीज हो गया। आपको जो वेवलेंथ मिलने वाली है इस क्वेश्चन में, वेवलेंथ निकालने बोला है ना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, वो 100% 400 से लेके 700 के बीच में आंसर आने वाला है। इतना तो कंफर्म है। ओके, अब सुनो, अपने को निकालना है वेवलेंथ, करेक्ट है। अब हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला है, इसमें 1 लैम्डा है ना। मेरे को लैम्डा निकालना है। क्या मुझे n1 n2 मालूम है? मुझे रिडबर्ग कांस्टेंट भी गिवन है, अपन निकाल सकते हैं। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में 1 लैम्डा इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, 109677 पर सेंटीमीटर। व्हाट इज n1 का वैल्यू? 2 का स्क्वायर। व्हाट इज n2 का वैल्यू? 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज 109677 पर सेंटीमीटर, 1/4 माइनस 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 25 माइनस 4 कितना बचेगा? ऊपर 21 और नीचे 25 इंटू 4 100। तो फिर आपको मिलेगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर इंटू क्या? 21
अपॉन 100। इसका आंसर हमारे बुक में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, जो कि आता है 23032.17, ऐसा कुछ आंसर है। ठीक है, वो तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, उस पर ध्यान दो, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। ये आंसर जो आया है ना, ये लैम्डा का वैल्यू नहीं आया है, ये 1/λ आया है। समझा क्या बोला मैंने? लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना। अरे यस और नो, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बेटा। ओके, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद पर सेंटीमीटर बिकम्स सेंटीमीटर। इसका आंसर उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि कुछ आता है 4.34 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये आंसर आता है रेसिप्रोकल निकालने के बाद, वो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो खुद से। अब मेरे को देखो क्या बताना है, सुनो ध्यान से। लैम्डा का यूनिट कभी भी सेंटीमीटर नहीं लिखना है, क्योंकि सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है। लैम्डा का एसआई यूनिट मीटर है, क्योंकि लैम्डा इज अ वेवलेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻², लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो फिर यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यस और नो, इंटू -2 कितना हो जाएगा अभी है, कितना हो जाएगा, -7। सो इट इज 4.34 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, या तो इधर आंसर इतना लिख के छोड़ दो, एक और चीज आप कर सकते हो इसको, क्योंकि हमारा जो वेवलेंथ होता है मोस्टली वो नैनोमीटर्स की रेंज में होता है ना। नैनोमीटर लिखते हैं ना हम लोग। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9। वेरी गुड, 10⁻⁻9। अब आप मुझे बताओ, मैं -7 को अगर मुझे -9 करना है तो डेसिमल किधर शिफ्ट करना पड़ता है? आपको पावर में माइनस चाहिए ना, राइट में शिफ्ट करेंगे, मैंने सिखाया था ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट कर दो, इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्या मैं -9 मीटर को नैनोमीटर लिख सकता हूं? ये 10⁻⁻9 को क्या मैं नैनोमीटर लिख सकता हूं? देखो ना, 10⁻⁻9 मीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर। तो फिर मेरा आंसर मीटर, दिस इज योर लैम्डा। बताओ क्या हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम में है? नहीं, समझा नहीं। हाँ, क्योंकि आपका लैम्डा 400 टू 700 के बीच में आ रहा है, मतलब के बाल्मर सीरीज वाज परफेक्ट कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड में गिरेगा वो लाइट विजिबल लाइट होगी। अब ये लाइट का कलर जो भी हो, वॉयलेट 400 होता है तो शायद ये इंडिगो ब्लू की लाइट होगी। अरे ऐसा और नो, इंडिगो ब्लू थोड़ा आगे जा रहा है ना, तो इंडिगो ब्लू ऐसा कोई कलर हो सकता है, बट अपने को कलर पे ध्यान नहीं देना है, अपने को देखना है कि यार परफेक्टली वही रेंज में आ रहा है आंसर, 400 टू 700 का रेंज है। समझा? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। लिख लो इसको। अरे वही हो गया ना, नू बार इज 1/λ। हाँ, देखो एक और चीज ध्यान सुनो, सुनो सब लोग ध्यान से इधर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लैम्डा ना पूछा होता और पूछा होता नू बार निकालो, क्या निकालो, वेव नंबर, तो सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में मैंने नू बार भी लिखा था, है ना, 1/λ ही नू बार होता है। तो 1/λ का आंसर कब आया था? कौन सा आंसर 1/λ का है बताओ? ये वाला। तो यही मेरा क्या हो गया, समझा कि नहीं? बट क्वेश्चन नू बार पे थोड़ी था, क्वेश्चन किस पे था, वेवलेंथ पे।
अगर वो 9 बार पूछा होता ना वेव नंबर निकालो, मैं यहाँ पे लाके आंसर छोड़ देता, आगे मैं सॉल्व नहीं करता, बिकॉज 1/λ का आंसर आ चुका है। लेकिन मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो ये 1/λ, लैम्डा के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल किया, यूनिट चेंज करना जरूरी है। आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इट इज कंपल्सरी टू राइट दी एसआई यूनिट्स, नॉट दी सीजीएस। एसआई यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया और उसको फाइनली हमने नैनोमीटर में भी लिखा, बिकॉज -9 करके नैनोमीटर आ गया। देन समझ गया? तो ऐसे ना आपको देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में n1 n2 बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कहां पे जंप कर रहा है। बस इसमें कंफ्यूज मत रहना कि जहां पे वो जंप कर रहा है वो आपका n1 है, और जिस ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है वो n2 है आपका। समझा? फिफ्थ से जंप कर रहा था ना, तो वो n2 है, और जंप कौन से ऑर्बिट में किया? सेकेंड में, तो वो n1 हो गया। हायर टू लोअर, बिकॉज ये स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम है? एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ही जाने वाला है, लोअर टू हायर आपको नहीं पूछेंगे। ओके, अच्छा अब ध्यान दो, इसके बाद अगला टॉपिक जो है आपके कॉलेज के एग्जाम में ये 100% पूछेंगे, और वो टॉपिक है बोर्स लिमिटेशन। बोर्स के एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन। व्हाट इज लिमिटेशन? यस, ड्रॉबैक्स, ऐसी चीजें जो बोर के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, है ना। ऐसे 4 चीजें हैं वहां पे, आपको चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा। और ये मैंने देखा है कॉलेज के एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड पोस्टुलेट्स, दोनों। तो लिमिटेशन में आप पहला पॉइंट जरा देखो, उसमें क्या लिखा है। उधर बोला बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट से है ना स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है। ठीक है, कॉलेज के लैब में भी हमारे पास ये होता है, कोई इतना बहुत भारी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। एवरी कॉलेज हैड, बट डिग्री कॉलेज में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग है ना ये लाइट के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अभी हमने देखा, लाइमन बाल्मर वाला, है ना, ये उतना डिटेल्ड वर्जन नहीं था जितना डिटेल वर्जन एक दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जिसका नाम था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड नाम था उसका, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट वो एक साइंटिस्ट है जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के और फाइनर डिटेल स्टडी किए। तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल का जो स्पेक्ट्रम था वो उतना डिटेल्ड वर्जन नहीं था जितना डिटेल वर्जन आगे जाके डेवलप हुआ। तो ये पहला हो गया उसका। दूसरा है, बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। बताओ क्यों? बोर का मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स का स्पेक्ट्रम बताने में फेल हो गया। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बोली थी कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे एटम्स के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन जो है
Bohr's theory could not explain the splitting of spectral line in the presence of magnetic field and electric field. ये भी दो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों की स्टडी है जहां पे उन्होंने ये बताया स्पेक्ट्रल लाइन मतलब ये बेटा, ये इनको स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं इनको, मतलब स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती है ना, लाइंस, वो स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइन स्पेक्ट्रम है ना हमारा, तो वो जो लाइंस है ना उसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, वो लाइन स्प्लिट हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वहां पे दो साइंटिस्ट लोगों का नाम लिखा है, जीमन एंड स्टार्क, मिला, ये दोनों ने वो चीज को स्टडी किया था जो बोर्स के एटॉमिक मॉडल में नहीं बताया गया कि लाइंस जो है ना वो स्प्लिट हो सकती है। तो जीमन और स्टार्क ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये भी आगे आएगा, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। और चौथा और लास्ट वाला, उसका लिमिटेशन चेक करो, उसमें लिखा है बोर थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स। मुझे बताओ, आपने 10th में ही पढ़ा है कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पढ़ा है ना 10th में, बराबर है कि? तो देयर इज अ केमिकल बॉन्ड। अभी आप बोलते हो H2O, बोलते हो वाटर। अब वाटर, जब आप वाटर को इमेजिन करते हो तो वाटर बेटा ऐसा है, ऐसा होता है वाटर। इसमें दो केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है? केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है ना? तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा? जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, देयर इज अ केमिकल बॉन्ड। बिकॉज जो केमिकल बॉन्ड नहीं होगा ना तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन के आसपास जो दो बॉन्ड है ना, इसका मतलब उसने हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा हुआ। बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बोर के थ्योरी से ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। समझ में आ गया? ये चार उसके लिमिटेशंस है बोर्स के। ओके, तो यहाँ पे हमारा बोर का थ्योरी खत्म होता है पूरा। जो भी तुम्हारे को डिटेल में समझाना था सब मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ना अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, टॉपिक लिखा हुआ है आपके बुक में, उसका नाम है रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें, बट मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ कि जब बोर्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया ना, उसके इमीडिएटली बाद ये पता चल गया कि हमको इससे बेटर मॉडल की ज़रूरत है। बिकॉज ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है ना, अपने को तो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटर मॉडल की जो ज़रूरत है उसको दो साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया, जिसमें से पहले वाले का नाम था, फर्स्ट वाले का, डी ब्रॉगली। बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। ठीक है, डी ब्रॉगली वॉज अ साइंटिस्ट जिसने एक चीज के ऊपर काफी रिसर्च किया था, और वो था, बेटा ये तुम्हें ना पूरा फिजिक्स में इसके ऊपर इतना बड़ा टॉपिक है ना, वो फिजिक्स में आएगा ये, डुअल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज मीन बाय डुअल नेचर? मैंने शुरू में बोला था, डुअल नेचर मतलब वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, को बोलते हैं डुअल नेचर। मैटर कैन बी अ वेव और इट कैन बी अ पार्टिकल। ये डी ब्रॉगली का बोलना है। डी ब्रॉगली आइंस्टाइन के टाइम का साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन जिंदा था तभी। तो डी ब्रॉगली जब ये चीज लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था तो है ना, लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे कि मैटर वेव भी हो सकता है। पब्लिक को हजम नहीं हुआ, मैटर वेव हो सकता है। इसने बोला हो सकता है। ठीक है, तो इसने अपना जो लिखा हुआ थीसिस था इसका, वो उसने आइंस्टाइन के साथ शेयर किया, आइंस्टाइन को बताया। और ये ना बहुत यंग साइंटिस्ट था, 27-28 ईयर्स का था। तो कैसा होता है, अभी एक्सपीरियंस साइंटिस्ट रहेगा तो कैसा, ये क्या कल का लड़का है हमारे को सिखा रहा है ना, ऐसा बोल दे। वो भगा दिया वहाँ से। तो वो गया आइंस्टाइन के पास, आइंस्टाइन को अपना जो लिखा हुआ थियरी है वो पूरा बताया कि मेरे हिसाब से यार ऐसा हो सकता है, मैटर कैन बी अ वेव, मैटर कैन बी अ पार्टिकल बट इट कैन बी अ वेव। अब आइंस्टाइन ने पूछा कि ठीक है, अगर वेव है तो तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, वेव का वेवलेंथ होता है।
वेव है तो वेवलेंथ होगा लैम्डा, कहाँ से निकालेगा तू? तो उसने है ना बहुत बड़ा सा कुछ डेरिवेशन किया, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लकी हो तुम लोग, फिजिक्स में आएगा अगले साल। उसका डेरिवेशन है बहुत बड़ा, पूरा डी ब्रोगली, उसको बोलते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? क्या फोबिया? वह हाइपोथेसिस फोबिया होता है। मतलब के हाइपोथेसिस का मतलब है कि किसी चीज को आपने इमेजिन किया और आपने लिख दिया, बट अब तक आपने प्रूफ नहीं किया है, समझा? हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, वहां से आया वो, ठीक है? तो उसने ये चीज सोचा था, ऐसा होता है कि मैटर जो है वो वेव नेचर भी दिखा सकता है, लेकिन वो प्रूफ नहीं किया था ना उसने, तो इसलिए वो हाइपोथेसिस करके आ गया, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो अब जब वो पूरा का पूरा उसने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो एक इक्वेशन उसने निकाला जो इतना फेमस हुआ है, उसको बोला गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बाद आता है ये, अभी डेरिवेशन नहीं है केमिस्ट्री में, तो मैं के लिए तुम्हारा सर दर्द बनू खाली। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब तुम ये सारे वैल्यू जानते हो, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है वेलोसिटी, बराबर। और एक चीज पे ध्यान दो, एम इंटू वी जो होता है ना, अबे प्रेशर नहीं होता, मोमेंटम होता है, मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब समझो जरा इसके फॉर्मूले को, लैम्डा जो है ना, लैम्डा वेवलेंथ है ना, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ होता है ना। तो बेटा वेवलेंथ आपके मैटर के कौन से नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? हाँ, वेव नेचर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और जो P है ना यहाँ पे, बेटा P है, क्या है? और मोमेंटम किसका होता है? अबे पार्टिकल का होता है। मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल। सेम इक्वेशन आपको लैम्डा का वैल्यू भी बता रहा है और P का वैल्यू भी बता रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन से ये प्रूफ होता है डुअल नेचर। अब इस वेवलेंथ को नाम दिया गया, मैं यहाँ साइड में वापस लिखता हूं इसको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसको नाम दिया गया डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। क्या नाम दिया गया इसको? उसके नाम से नाम है इसका, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ओके, अब जरा सोचो इसके बारे में, लैम्डा और पी। लैम्डा वेव नेचर, मैडम इकडे पण लक्ष द्या तुम्ही। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, पी है मोमेंटम। लैम्डा और मोमेंटम का रिलेशन देखो उधर, क्या रिलेशन है? हाँ, अबे इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मोमेंटम कम आएगा। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब मैटर का नेचर वेव नेचर है, मोमेंटम कम है। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है और मोमेंटम ज्यादा है, तो फिर इसको पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। समझा? ये क्लियर हो गया? और एक चीज बताओ, इतना सब तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है, सुनो अभी ध्यान से जरा, ये लैम्डा और ये एम का भी रिलेशन देख लो, इनवर्स है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ कम आएगा, मतलब वो वेव नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, या उसका वेव नेचर कम है, ऐसा बोल दो। वेव नेचर क्या है? कम। जैसे मैं आपको पूछूं कार चल रही है, क्या उसका नेचर वेव नेचर है? बिल्कुल नहीं, कार का मास बहुत ज्यादा है, बराबर है। क्या आपको कार ऐसी दिख रही है? कि ऐसी भाग रही है कार? दिखे नहीं। वेव दिखता है क्या अपने को? वेव का स्पीड कितना ज्यादा होता है पता है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा स्पीड।
कार तो ये अचीव नहीं कर सकता, हैवी बॉडी है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास सोचो जरा क्या है, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसी को भी नहीं याद है? हाँ बोल बोल, बराबर है ना। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है? नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। अगर आपके पार्टिकल का मास बहुत छोटा है, मतलब उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन वेव जैसा ट्रेवल कर सकता है? कर सकता है। और इस चीज को डी ब्रोगली ने ऐसे बताया है, ये देखो, जिसको भी समझ गया ना उसके लिए बहुत बेटर है ये है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। और इसके पहले हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम में कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है, पढ़ा है ना? तो वही सीन है भाई, ये वेव नेचर बता रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है इधर, कैसे जा रहा है ये? वेव जैसा ना, समझ रहा है कि नहीं? ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, बट इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो कि P इक्वल टू एम इंटू वी है ना, यस और नो? तो बेटा अगर मास इतना छोटा है तो P का वैल्यू छोटा ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, मास अगर छोटा है तो मास और मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मास अगर छोटा है तो P का वैल्यू भी छोटा आएगा, और अगर P का वैल्यू आपका छोटा आएगा तो आपका लैम्डा का वैल्यू बड़ा आएगा। अभी तो फिर तो वेव हो गया ना वो, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव जैसा ट्रैवल कर सकता है बिकॉज उसका मास कम है। हम लोग वेव जैसे ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग भी हेवी ऑब्जेक्ट में आएंगे ना, बिकॉज हमारा मास अच्छा खासा अप्रिशिएबल होता है। हम इतना स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं कि हमको वेव बोला जाए। तो हमारा वेवलेंथ ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? बहुत कम आएगा। हमारा मोमेंटम ज़्यादा आएगा, समझा कि नहीं? क्योंकि मास ज़्यादा है। अरे समझ रहा है क्या है, बेसिक है। मास ज़्यादा है हमारा तो हमारा मोमेंटम ज़्यादा होगा ना, वेवलेंथ कम आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा नेचर ज़्यादा है? पार्टिकल नेचर ज़्यादा है, वेव नेचर हमारा बहुत कम है। क्योंकि वेवलेंथ अगर आप निकालोगे किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट का तो वेवलेंथ विल बी वेरी स्मॉल। स्मॉलर वेवलेंथ मीन्स वेव नेचर कम है और पार्टिकल नेचर ज़्यादा है। और लैम्डा का वैल्यू हायर आ गया तो वेव नेचर ज़्यादा है, पार्टिकल नेचर कम है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हमने वेव नेचर दिखाने वाला माना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। और अगर मास कम होगा तो फिर उसका मोमेंटम भी कम आएगा, और मोमेंटम अगर कम आएगा तो वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया? समझा अभी? ये इतना सब जो मैंने बताया ना ये बुक में नहीं है, ये तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कि डी ब्रोगली ने प्रूफ किया है डुअल नेचर ऑफ मैटर। समझा? डुअल नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लिख लो इसको जल्दी से। फटाफट लिखो एकदम। ठीक है, और ये जो वेव मैंने बताया है, ये वेव किसकी है भाई? ये इलेक्ट्रॉन है। और अगर सबको पता होगा वेवलेंथ का डेफिनेशन, मालूम है क्या वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है? हाँ ये देखो, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है क्या, है ना? तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। लैम्डा इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ये लैम्डा है बेटा। वेवलेंथ निकालने के लिए वेव होना चाहिए, है ना? हम इतना फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते कि हम वेव जैसे बिहेव करें। तुम में से कोई कर सकता है तो बता देना। कर सकते हैं ना उनका? तू कर सकता है? क्या कैसे, कहाँ से होगा? स्पीड क्या है वेव्स की, देखा है ना?
वेव, जो लाइट है, लाइट भी तो वेव है ना, लाइट का स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर। अपन तो पर सेकेंड में 1 मीटर भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा 1 सेकेंड हो गया, उधर ही जा पाऊंगा मैं, बिकॉज वी आर हेवी ऑब्जेक्ट्स, लाइटर ऑब्जेक्ट्स कैन ट्रेवल फास्टर। किसको किसको बाउंसर गया पता नहीं, बाउंसर चला गया, बाउंसर गया ये, इसके पहले वाला क्या, एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या डाउट है, कौन सा, हाँ हाँ, क्या मेरी बोतल गिर गई, हाँ हाँ बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम था, कहाँ पे, वो वो तो एनर्जी निकालने का ही है ना बेटा, इधर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा, ये क्या, यही तो है, आज ही लिखा है, आज मैंने रिवीजन में लिखा है फॉर्मूला, इधर लिखा था तुमने, हाँ, Z इज द एटॉमिक नंबर, अब इधर लिखा है कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 1, हीलियम प्लस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो Z का वैल्यू 2 है, 2 है, n का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और आंसर क्योंकि जूल में निकालना था तो मैंने बोला था जूल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आज ही बताया ना मैंने, सुबह ही बताया, देखो आया तभी मैंने बोला जूल के लिए इतना, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर मुझे सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है ना, मैं ये फॉर्मूला यूज करता, मैं जेड की जगह पे क्या लेता, 2, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे लेता 1 का स्क्वायर, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, तो जो Z है ना वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, लास्ट लेक्चर में तुम नहीं थी ना, मैंने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पढ़ाया था इधर, एटॉमिक नंबर, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, बिकॉज He प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, He में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बट He प्लस में एक ही होता है, Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट Li2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्लस का चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पढ़ाया हुआ है मैंने, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, अगर +2 का चार्ज है मतलब लिथियम ने 2 लॉस किया तो बचा कितना, एक, तो ये हाइड्रोजन नहीं है बट हाइड्रोजन लाइक हो गए, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 4 है उसका, लेकिन +3 का चार्ज है मतलब इसके पास भी 1 है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बेरिलियम +3 भी आ सकता था। अब अगर यहाँ पे ऐसा पूछा होता सेम क्वेश्चन कि कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Be3+, तो फर्स्ट ऑर्बिट बोला होता तो मैं n के जगह पे क्या रखता, n की जगह तो मैं 1 ही रखता, लेकिन z मेरा 4 हो जाता, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर लेता मैं 16, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, समझा, तो z इज दी एटॉमिक नंबर, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, या तो h होगा, h होगा तो एटॉमिक नंबर 1 है, He होगा तो एटॉमिक नंबर 2, लिथियम होगा तो एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम होगा तो एटॉमिक नंबर 4, और जिस भी ऑर्बिट का वो लोग पूछेंगे, अभी जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट की जगह लिखा होता सेकंड ऑर्बिट, तो फिर मैं अपॉन 2 का स्क्वायर लेता, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता, फिर आंसर आता -2.18 इंटू 10⁻⁸, समझा, तो Z और N पे सब कुछ डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर एंड कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी, वो एग्जाम में दे देते हैं। हो गया लिख के।